हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम निपुण भारत मिशन के डे 3 को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज पूरे दिन में क्या सीखा गया, इस विषय पर इस वीडियो को मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इस 20 से 25 मिनट के वीडियो में मैं पूरे दिन की मैथ शिक्षण से संबंधित जानकारी आपको दे सकूं, जिससे कि आप ट्रेनिंग के समय अगर कुछ पॉइंट्स ना समझ में आए हो तो उन्हें रिवीजन कर सके। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है और बहुत सारे समस्या समाधान और एजुकेशनल फंक्शंस आपको मिलने वाले हैं। आपको पता चलने वाला है बहुत कुछ जो मैथ से रिलेटेड होगा। तो जस्ट हमारे जैसे कि सेशन की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर सेशन की शुरुआत में हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट किया था टैप टैप एक्टिविटी को। और ये टैप टैप एक्टिविटी क्या है? ये एक बहुत अच्छा पैटर्न है जिसमें हमें अपने स्टूडेंट्स के साथ टैप टैप एक्टिविटी खेलनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को खेल खेल में सिखाना है और गणित बतानी है। इस एजुकेशन में सीधी सी बात है कि एक हमारा सुगम करता होगा, एक कोई प्रतिभागी होगा। तो जैसे कि हमारे साथ एक खेल खेला गया हमारे टीचर्स के द्वारा, यहां पर भी एक व्यक्ति सुगम करता बन जाता है और उस सामने वाले व्यक्ति से 1 से लेकर के 13 तक की संख्याओं को चुनने को कहता है और कहता है कि जैसे ही मैं यहां पर किसी एक संख्या को टैप करूंगा, जैसे कि सपोज दैट ए एक प्रतिभागी है और उसने संख्या चुन रखी है 11, तो अब 11 में से जितनी बार वो टैप करेगा, जैसे कि वो 6 को टैप करेगा, एक टैप हुआ तो ये 12 हो जाएगा, फिर एक टैप हुआ ये 13 हो जाएगा, एक टैप हुआ ये 14 हो जाएगा, एक टैप हुआ ये 15 हो जाएगा, एक टैप हुआ ये 16 हो जाएगा और एक टैप हुआ 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसे बताना है कि आपको जो भी संख्या चुननी है, हर टैप पर आपको एक नंबर प्लस करना है और लास्ट में आपको 19 पर रुकना है। अब यहां पर खेल यह है कि जैसे ही आप बताएंगे कि हाँ 19 हो गया, हम आपको बता देंगे कि आपने कौन सी संख्या चुनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पर हमारा टैप रुकेगा वही संख्या उसकी 19 संख्या होती है। यानी यहां पर उसने 11 चुना था तो हमारा टैप 11 पर आकर रुकेगा। अब यहां पर सुगमकर्ता के पास एक बहुत अच्छी सी गतिविधि थी और उसने इस बात को बताया था कि आपको जो भी आपकी हाईएस्ट नंबर की संख्या है उसके ऊपर आपको उसके पहले के टैप जो हैं वो भ्रमित टैप हैं, वो आप कहीं भी टैप कर सकते हैं। बस आपको ओरिजिनल टैप स्टार्ट करना है उस नंबर से जो हाईएस्ट नंबर है। जैसे यहां पे 13 नंबर है, रुकना हमें 19 नंबर पर है, दोनों के बीच में अंतर है 6 का। तो हमें 6 अंकों के बाद 6 टैप जो हैं वो हमारे ओरिजिनल 6वां टैप होगा। 5 टैप हमारे भ्रम के होंगे, 5 में हम किसी को भी टैप करें, 6ठे टैप से ओरिजिनल शुरू होगा और 6ठे टैप से जो ओरिजिनल शुरू होगा वो आरोही क्रम में होगा। 13 को टैप करेंगे, फिर 12 को टैप करेंगे, फिर 11 को, फिर 10 को, फिर 9 को और फिर 8 को। तो इस तरीके से बहुत अच्छी उपयोगी गतिविधि यहां पर की गई थी और इस गतिविधि को आपने खेल खेल में सीखा होगा। अगर आपको यह बात नहीं समझ में आती है तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसको बाद में फिर से क्लियर कर दूंगा। इसी तरीके से शिक्षक अपने बच्चों को एक बहुत ही रोचक जानकारी के माध्यम से अपने बच्चों को खेल खेल में व्यस्त कर सकते हैं और उन्हें आसानी से खेल खेल में गणित को बता सकते हैं। अगले लेवल पर हम लोगों ने देखा तो यहां पे डेमो गणित का जो डेमो शिक्षण उपयोग किया गया था, यहां पर बताया गया था कि अवधारणा है, प्लस की अवधारणा है, जोड़ की अवधारणा है, तो उसको खेल खेल में कैसे सिखाया जाए। इसके लिए हमारे पास ये देखिए 4 कहानियां दी गई थी कि एक तो कहानी मेथड हो सकता है कि एक बस है, अब बस कहीं से भी चली, एक्स स्टॉप से चली, यहां पर इसमें 6 लोग बैठे थे और वाई स्टॉप पर आने पर इस स्टॉप में से 2 लोग नीचे उतर जाते हैं। अब बताइए बस में कितने लोग हैं? तो यहां पे जोड़ की अवधारणा में बच्चा बता सकता है कि बस में अब 4 लोग हैं। घटाव की अवधारणा में बच्चा बता सकता है अब 4 लोग हैं, या आप कह सकते हैं कि 6 थे शुरू में और बाद में 2 और लोग ऊपर आ गए बस में। अब बताइए कितने हो सकते हैं? तो वो 6 और 2 को जोड़ करके 8 बना सकता है। तो ये कहानी के माध्यम से आप कर सकते हैं। दूसरी मेथड है जो 10 फ्रेम की है। ये 10 अंकों का 10 लाइनों का बना हुआ एक फ्रेम है और इस फ्रेम में आपको बच्चों से कहना है कि वो अपनी संख्याएं रखेंगे। जैसे कि यहां पर हम 4 संख्याएं रख सकते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 4 हो गई। और नीचे हमने 3 संख्याएं दूसरे कलर की रख दी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। और बच्चे से हम पूछ सकते हैं कितनी संख्याएं हुई, तो बच्चा बता देगा ये 7 संख्याएं हुई हैं। तो 10 फ्रेम को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बोर्ड पर हम 4+4 करके बच्चे से 8 का काम करवा सकते हैं, लेकिन इसके पहले याद रखना है कि आपको 4 गोले बनाने हैं और फिर बताना है कि 4 गोले और हैं। अब बताइए हमारे पास पूरे सारे गोले कितने हो गए? तो बच्चा आराम से गिन के बता देगा कि आपके 8 गोले हो चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चे को जोड़ जोड़ में गतिविधि सिखानी है या ब्लॉक के माध्यम से आपको गतिविधि सिखानी है। जैसे कि आपने 4 ब्लॉक दे दिए
और बच्चे को दूसरे को भी 4 ब्लॉक दे दिए और आपने कहा कि बताइए ब्लॉक आपके पास कितने हो गए, तो वो बच्चा बता देगा कि हमारे पास 8 ब्लॉक हो गए। तो इस तरीके से अंकों के जोड़ को हमें यहाँ पर बताने के लिए बताया गया। बहुत ही अच्छी गतिविधि थी यहाँ पर। तो इस तरीके से बच्चों को हम अवधारणा गतिविधि के माध्यम से भी बच्चों को जोड़ और घटाने के बारे में बता सकते हैं। अगले लेवल पर बस यहाँ पर कुछ चर्चा के बिंदु बताए गए, जहां पर कि गणित शिक्षण का उपयोग दृष्टिकोण क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात थी कि डेमो में दिखाई गई शिक्षण प्रक्रिया के बारे में अपने विचार आप साझा करें कि आपको कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में इससे बच्चा रुचिपूर्ण ढंग से सीखेगा, रुचि लेगा, देखेगा और क्लास में सीखेगा? यदि यस, तो आप मान लीजिए कि इसे अपनी क्लास में आपको लागू करना है और डेमो में दिखाई गई प्रक्रिया के बारे में आप अपने विचारों को साझा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि वास्तव में आपको कैसा लगा। अगले लेवल पर हमने देखा कि एनसीएफ जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के फाउंडेशनल स्टेज हैं, उनमें से गणित की नई अवधारणा में 4 ब्लॉक्स के बारे में बताया गया, जो कि बहुत ही अच्छी गतिविधि थी। इस विषय पर हमारे सुगमकर्ता के द्वारा यह बात बताई गई कि यहां पर सबसे पहले हम शिक्षण योजना बना लेते हैं। शिक्षण योजना हमें संदर्शिका में मिलती है, ये बनी बनाई मिलती है, बहुत अच्छी बात है। हमें बच्चों से गणितीय बातचीत करनी होगी। शुरुआत में गणित का माहौल बनाना होगा, यानी बच्चों से हम टॉकिंग करने की बात करेंगे और कोशिश करेंगे उनकी मातृभाषा में हम चर्चा करें। तो मातृभाषा में जैसे आप चर्चा करते हैं कि आज हम अपने घर से आ रहे थे, लेकिन अचानक मुझे 3 आदमी मिले और उसके बाद मैंने देखा कि 2 आदमी उनके पीछे से आ रहे थे, तो मुझे कितने आदमी मिल गए? मुझे 5 आदमी मिले। फिर बात होती है कि अगर मैंने देखा कि वहां पे 5 आदमी खड़े थे, अचानक 5 वहां पर खड़े थे, अचानक 2 लोग उसमें से चले गए, फिर मैंने देखा कि मेरे पास कितने आदमी, मुझे तो 5 आदमियों की जरूरत थी, तो 3 लोग बचे। तो इस तरीके से गणितीय अवधारणा में दक्षता शिक्षण को करना है। आपको बच्चे की उस दक्षता पर टारगेट करना है जो 14 अंक की आपकी दक्षता सूची दी गई है, उसको टारगेट करना है। फिर दक्षता अभ्यास कराना है, जो कि हमें कार्यपत्रक में मिलेगा, और उसके बाद हमें गणित के खेल चौथे ब्लॉक्स में कराने हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें परिचय करना है, परिचय के बाद उसका शिक्षण करना है, फिर हमें कार्यपत्रक कराना है और उसके बाद हमें गणित का खेल खिलाना है। और इन चारों चरणों के बाद हमें इस ओरिगामी में जाना है कि बच्चों को गृह कार्य के लिए ये चीज कह सकते हैं कि जैसे हमने बच्चों को दिखाया कि देखिए बच्चों ऐसा है, आज हमने इस चीज के बारे में सीखा, तो उसे अपने घर में उस चीज की कैसे रिवीजन करनी है, इस विषय पर उसे खोजें और जाने सेक्शन में आप होमवर्क दे सकते हैं वर्किंग मेथड के माध्यम से। तो यहां पर ये चीज कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसी चीज को, जो हमारा पुराना प्रोसेस था ELPS का, उसी का संरेखण फिर से दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि बच्चे को सबसे पहले आप अनुभव करा दीजिए, यानी उसकी चीजों को बताइए जिन चीजों को वो छू सके। जैसे कि हमें बच्चे को 4 सिखाना है, तो उसे कोई चीजें पहले मंगाइए, कहिए जाके 1 ले आओ, वो 1 लेके आया, फिर एक बार भेजो, 1 लेके आया, फिर एक बार एक, फिर एक बार एक। अब उससे पूछो कितनी बार लाए तुम, तो वो कितनी चीजें बताएगा। हो सकता है कि वो कहता है मैं 4 बार गया था। तो बेटा ये 4 है क्या, ये 4 5 से कितना कम होता है या ये कितना ज्यादा होता है, इस बात को वो हम, यदि बच्चा नहीं कह पाता तो हम कहेंगे कि ये कितनी है, हम उसे बताएंगे कि ये 4 होती हैं। फिर उसके बाद उसका प्रतीक किस तरीके का है, जो कि हम यहाँ पर यूज कर चुके हैं, तो हम बता सकते हैं कि 4 को ऐसे बनाया जाता है। और उसके बाद जो 4 के प्रतीक हैं, इसके पहले यहाँ पर ये प्रतीक तो ये बाद में आता है। सबसे पहले अब हम पिक्चर्स की बात करेंगे कि 4 चीजें कहाँ कहाँ हैं, या कहाँ पर हमारी 4 चीजें हैं, या किसी और चीजों की 4 चीजें लेके आइए आप हमारे पास, 4 किताबें ले आइए, या 4 यहाँ पे से कलियां ले आइए, 4 पत्तियां ले आइए, 4 लकड़ियां ले आइए। और इसी चीज को यहां पर सबसे पहले है कि आप करके दिखाएं, यानी टीचर करेगा, उसके बाद हम करें जिसमें टीचर और बच्चा करेगा, उसके बाद आप करें, अपने सामने बच्चे से आप कराएंगे, और उसके बाद आप स्वयं करें, बच्चे को आप फ्री छोड़ देंगे और बच्चे से कहेंगे कि अपने साथी के साथ करें। तो इस तरीके से इसी योजना को हम ELPS का सिद्धांत कहते हैं, जो कि हमारा 4 खंडीय मॉडल है, और यही चीज हमारी मैथ सीखने में बच्चों को मदद करती है, और इसमें हम गणित खेल का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज हमें बताई गई। उसके बाद आगे देखें तो आगे यहां पर हमारा जो नेक्स्ट जो मेथड आता है, उसमें बहुत अच्छी विचारधारा के साथ इसी चीज का संरेखण किया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि गणित के पढ़ाते समय हमें किन चीजों पर ध्यान देना है। यानी उसी का एक विस्तृत स्वरूप या एडवांस लेवल है कि सबसे पहले हमें बच्चे को बताना है कि हम आज पढ़ाना क्या चाहते हैं, किस विषय पर बात करें, और उसकी अवधारणा, उसके बारे में बताना है। फिर बच्चे को बताने के बाद यह देखना है कि उसने जाना कितना। तो यहां पर बच्चे से कार्य कराना है, और यह हमारा प्रैक्टिकल होगा। और कार्य करना जो बच्चे का है, यहां पर पत्रक रहेगा, और पत्रक हमारा कार्यपुस्तिका में है, बाकी सारी चीजें हमारी संदर्शिका में है। ये बात यहां पर विशेष ध्यान देने की बात है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें किसे फॉलो करना है, तब तक हम नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद अनुप्रयोग है और विस्तार है। विस्तार का मतलब बच्चे को सीखने के बाद आप घर से खोजने के लिए कह दें, इसीलिए इसे खोजें एवं जाने का नाम दिया गया है, और इसी को हम शिक्षक संदर्शिका में गृह कार्य के रूप में, गणित के रूप में देख रहे हैं। आगे देखते हैं तो इसी बात को लेकर के पूरी बातों का समेकन यहां पर कर दिया गया है, और यह बताने की कोशिश की गई है कि बच्चों को सबसे पहले अमूर्त विचारों से अवधारणाओं को बताएं, फिर बच्चे के सीखने की वास्तविक जीवन, यानी जो मातृभाषा में उसे परिवेशीय संसाधन मिल रहे हैं उनके बारे में देखना है, फिर समस्या समाधान के रूप में बच्चे को देखना है कि जैसे बाई चांस
आप चाहते हो कि आप अपने घर से यहां तक आते हो, तो आपको अपने घर से यहां तक आने के लिए कितने कदम चलना पड़ता है या कितनी दूरी पड़ती है, या सबसे नजदीक रास्ता कौन सा है, दूर रास्ता कौन सा है, पास का रास्ता कौन सा है, समस्या समाधान कैसे है। जैसे कि एक व्यक्ति को दो दोस्त थे और उनको एक तरबूज मिल गया, अब दोनों दोस्त उसे बांटना चाहते थे, लेकिन चूंकि ए ने देखा था तो ए ने कहा मैं थोड़ा ज्यादा तरह से ले लूं, तो बताइए दोनों कैसे बांटेंगे। तो इस बात को लेकर के हम विस्तृत बात कर सकते हैं और बच्चों से बता सकते हैं कि समस्या है तो उसका समाधान होगा, और एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। बच्चों को अपने मन से खोजने के लिए कहें तो बच्चों की जितनी भी स्वतः सोच डेवलप होगी वहीं पर बच्चा गणित पर ज्यादा आगे विकसित होगा। इसीलिए इसे हम व्यवहारिक गणित के रूप में जानते हैं कि बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद के संरक्षण में हमें यह बताया गया कि गणित एक समस्या समाधान के रूप में है। बहुत एक प्रसिद्ध विद्वान फ्रांसिस बेकन ने भी कहा है कि अगर बच्चे का मानसिक विकास करना है तो मानसिक विकास के लिए उसे गणित सिखाइए। बच्चा गणित में जितना अच्छा होगा वो समाज में उतना ही परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहां पर एक खेल खिलाया गया और वास्तव में हमारी क्लास के लगभग 40% लोगों ने इस बात पे कंफ्यूजन कर लिया कि जैसे कि अगर बाई चांस एक 10 फीट की हमारी दीवार है तो उसमें गमले 1 फीट की दूरी पर रखने हैं, बताइए कितने गमले चाहिए होंगे। तो बहुत सारे लोगों का कहना था 11 होंगे, कुछ का कहना था 9 होंगे, कुछ का कहना था 10 होंगे। लेकिन एक्चुअल में जब हम लोगों को समझाया गया तो हम लोगों ने देखा कि 10 फीट की दूरी को पूरा करने के लिए गमले 11 चाहिए होंगे। यानी पास की जितनी भी दूरियां होंगी अगर एक लाइन में रखे जाने हैं तो एक प्लस हो जाएगा, और अगर यही चीज चौकोर या गोल हो जाती है तो जितने फीट होंगे उतने गमले लगेंगे। यानी 400 फीट की दूरी पर मात्र 400 गमले लगेंगे, ना कम ना ज्यादा। लेकिन यहीं पर अगर दूरी 40 फीट है तो हमें 41 गमले चाहिए होंगे, यानी एक गमला ज्यादा चाहिए होगा। बहुत अच्छा समस्या समाधान का ये हमारा सेशन रहा। हम लोगों ने बहुत सारा एंजॉय किया और उसके बाद के कंसेंट में हमें समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से गणित में हम समस्या समाधान के रूप में समझाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि हम समस्या को समझें कि हमें प्रॉब्लम कहां है, फिर हम देखें कि क्या हमें बताया गया है और क्या हम जानते हैं। जैसे कि बच्चों से शुरुआती समय में आपने सुना होगा इबारती प्रश्न पूछे जाते थे। इबारती प्रश्न, जैसे कि राम के पास 100 रुपए थे और राम जब वहां पर गया तो राम ने 50 रुपए की किताब खरीद ली और राम ने 5 रुपए का पेन ले लिया। राम ने 10 रुपए पे पेंसिल ले ली। अब राम ने दुकानदार को जब 100 रुपए दिए तो बताइए वो कितने रुपए वापस करेगा। तो राम के पास कितने पैसे थे ये हमें पता है, राम ने कितने खर्च किए ये हमें पता है। अब दुकानदार उसे कितने पैसे वापस करेगा ये हमको देखना है। तो जितना राम ने दिया वो दिया 100 रुपए, राम ने जो खर्च किया वो पैसे इसमें से माइनस होने हैं और ये जो पैसे का खर्च है ये माइनस होना है इसमें से, तो जो बचेगा वो राम को वापस किया जाएगा। इस बात को लेकर के समस्या समाधान क्लियर होगी और समझ कितना निकालना है कि कितने पैसे बचे, तो बचे पैसे निकालने हैं। तो ये बच्चों को समझाना होगा कि वास्तव में हमें समस्या कहां है और हमें जानना किस चीज को है। इसके बाद के क्वेश्चंस में हम लोगों को समेकन करने की कोशिश की गई। सारी चीजें जो बताई गई हैं पीछे के वीडियोस में वो यहां पर इस स्क्रीन में है, जिनको कि बताया गया कि आप यहां पे एनसीएफ 2022 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में सक्षम बनाएं और उन्हें गणित के परिचय यानी उसको जानना, फिर समझना, फिर अभ्यास करना, उसका प्रयोग करना और उसे और विस्तार देना, इन 5 चरणों से लेकर के गणित को पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अगले सेक्शन में बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को समझाने की कोशिश की गई, बताने का प्रयास किया गया कि किस तरीके से हमें नई चीज सीखनी होगी। अब यहां पर बुनियादी गणित शिक्षण के रूप में किस तरीके से हमें चीजें समझानी थी उस विषय पर यहां पर बताया गया है कि बुनियादी शिक्षण में सबसे पहले हम बच्चों के परिवेश से जुड़ाव करेंगे, फिर सीखने सिखाने के अनुभव में विविधता लाएंगे, आपस में मिलकर बात करने की कोशिश करेंगे और शिक्षण के दौरान आने वाले बच्चों की सामग्री पहले से तय कर लेंगे। फिर अवधारणा निर्माण शिक्षण के द्वारा किया जाना है और उसे याद रखना है कि ये 4 खंडों में चीजें चलेंगी। ये 4 खंडीय मॉडल हम पीछे पढ़ चुके हैं और उसके बाद बच्चों के साथ बैठ करके पूर्व ज्ञान की बात रखेंगे, बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, अवलोकन करेंगे और समस्या समाधान के तरीके निकालेंगे। प्रभावी शिक्षण के लिए समय पर कार्य किया जाए, शिक्षण के लिए पहले से तैयारी कर लेंगे, संसाधनों को जुटा लेंगे और कौशलों की प्राप्ति के लिए सजग रहेंगे। इस तरीके से अगर गणित पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित तौर पर बच्चा आसानी से सीख जाएगा। अब हमने आगे देखा तो आगे के स्टेप में यहां पर समेकन किया गया था। वार्षिक योजना के लिए यहां पर आप देख सकते हैं, यहां यह बात बताने की कोशिश की गई थी कि जो हमें 2023-24 में संदर्शिकाएं मिली हैं उन संदर्शिकाओं में 1 लेसन प्लान 1 डे के लिए दिया गया है। तो यहां पर अगर धारिता नापनी है तो पाठ्य पुस्तक में धारिता है, यहीं पर कार्यपत्रक में जब जाएंगे तो हमें इसका शिक्षण करना है शुरुआत के 40 मिनट में और उसके बाद हमें गणित का कार्य करवाना है, कार्यपत्रक देना है अगले 40 मिनट में और फिर हमें गणित का खेल खिलाना है अगले 40 मिनट में। तो पहले समझाएं
फिर यहाँ पर कराएं और फिर यहाँ पे खिलाएं, और इस तरीके से गणित खेल खेल करके अगर आप बच्चे को समझाने का प्रयास करेंगे तो बच्चा बहुत आसानी से सीख पाएगा। 2023-24 की संदर्शिकाओं में बहुत अच्छे से इस बात को समझाया गया है कि किस तरीके से पाठ्य पुस्तक की जो एक्सरसाइज हैं उनसे रिलेटेड कार्यपत्रक में प्रक्रिया दी गई है, उनका व्यवहारिक प्रयोग दिखाया गया है। तो इस तरीके से अगर हम पाठ्य पुस्तक और कार्यपत्रक को आसानी से मिला करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी संरेखण बिल्कुल बराबर होगी और गणित की अवधारणा बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ जाएगी। आगे के तौर पर यहाँ पे वार्षिक परियोजना को दिखाया गया है। वार्षिक परियोजना में आप देख सकते हैं कक्षा 3 की वार्षिक परियोजना में ये बात बताई गई है कि एकेडमिक सत्र 23-24 में 25 सप्ताह की गणित की व्यवस्था है, जिसमें 6 सप्ताह 1 से 6 चलेंगे, दूसरे सप्ताह में 7 से 12 चलेंगे। यहाँ पे पुनरावृत्ति शिक्षण है कक्षा 2 का, उसके बाद साप्ताहिक शिक्षण है जो एडवांस लेवल पर चलेगा। साविधिक आकलन के लिए हमें 13वें सप्ताह में 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा, फिर हम 6 सप्ताह तक साप्ताहिक शिक्षण करेंगे और फिर साविधिक आकलन 1 सप्ताह के लिए चलेगा और अगले 5 सप्ताह में हम साप्ताहिक शिक्षण करेंगे रिवीजन कार्य के साथ। तो ये हमारी वार्षिक कार्य योजना है जो बच्चों के लिए कक्षा 3 के लिए समझाई गई थी। इसके बाद हमारा दूसरा काम है जिसमें कक्षा 1 में क्योंकि डिफरेंस किए गए हैं, कक्षा 1 में 1 से 8 तक विद्या प्रवेशोत्सव जो कि एनसीएफ 2022 के तहत लाया गया है, इसमें 1 से 8 तक बच्चों को 6 कार्यक्रम चलाया गया था। 9 से 25 सप्ताह तक 45 शिक्षण उद्देश्य कक्षा 1 में सिखाए जाने हैं। यहाँ पर कक्षा 2 में 18 शिक्षण उद्देश्य हैं और 51 शिक्षण उद्देश्य कक्षा 2 में दिए गए हैं। अब यहाँ पे कक्षा 2 के लिए है कक्षा 1 के 18 और यहाँ पर ये कक्षा 2 के ये शिक्षण उद्देश्य 51 और कक्षा 3 में कक्षा 2 के 18 शिक्षण उद्देश्य रहेंगे और 51 शिक्षण उद्देश्य अलग से आ जाएंगे। तो इन सभी का प्रभावी शिक्षण हम कैसे करेंगे इस विषय पर चर्चा की गई। अगले स्लाइड में हमें यह बताने की कोशिश की गई कि एक दैनिक कार्य योजना को हम कितने कालांशों में बांटेंगे और कैसे चलेंगे। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे 3 कालांश हैं और हर कालांश 40-40 मिनट का है और जो अनुदेशनात्मक कार्य है वो हमारा 1 से 4 दिन होना है। 5वें दिन हमारा समेकन और आकलन है, छठे दिन हमारी पुनरावृत्ति है और सबसे बड़ी बात है कि छठे दिन हमारी पुनरावृत्ति है। ये चीज है, लेकिन आप इस बात को ध्यान देंगे कि पुनरावृत्ति के लिए यहाँ पर जो समय दिया गया था उस विषय पर किस तरीके से चलना है। तो यहाँ पर कालांश 1-2-3 करके दिया गया है। तो शिक्षण योजना सबसे पहले है, शिक्षण योजना अभ्यास पत्रक का रंग नीला है, गणित खेल का रंग नीला है। समेकन शिक्षण योजना इस तरीके से है। रिक्त कालांश में हम अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करेंगे, रेमेडियल शिक्षण या एडवांस लेवल पर साप्ताहिक आकलन करेंगे और उसके बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे। तो खोजें और जाने के लिए 4 दिवसों में जो पढ़ाया गया है उसी का एडवांस लेवल लेकर आएंगे। गृह कार्यपत्रक मात्र केवल कक्षा 3 के लिए है, 1 और 2 के लिए गृह पत्रक हटा दिया गया है, कार्यपत्रक नहीं रहेगा, यानी 1 और 2 में गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। आगे एडवांस लेवल पर बताने की यह कोशिश की गई थी कि किस तरीके से यहां पर हम रेमेडियल शिक्षण योजना को चलाएंगे। रेमेडियल शिक्षण योजना हमारी जो चलनी है वो शिक्षण उद्देश्य 1 से 3 रहेंगे जो कि शुरुआत में समझाए गए होंगे 1, 2, 3 दिवसों में। चौथे दिन में इनका हम सामूहिक शिक्षण करेंगे, फिर हम साप्ताहिक पुनरावृत्ति शिक्षण करेंगे। जो साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे उसमें हम तीनों दिनों का जो हमारी दक्षताएं हैं उनको सामूहिक तौर पर ले लेंगे और गृह कार्य पत्रक में भी इसी तरीके से हम तीनों दिनों की दक्षताओं से रिलेटेड व्यवहारिक कार्य देंगे। तो इस तरीके से कार्य पत्रकों का हमें निर्माण किया जाना है जो कि हमें उसमें बताया गया इस सेशन में। आगे सेशन के तहत हमें यहां पर समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से हमारी सामूहिक कार्य गतिविधि रहेगी। तो यहां पर ये चीजें बताई गई हैं। ये हमारी ट्रेनिंग का शेड्यूल था जिसमें समूह बनाए गए थे और यहाँ पे अलग अलग जो नए हमारे जोड़े गए कैलेंडर्स हैं, जो कैलेंडर पोस्टर है, रेल नंबर की रेलगाड़ी है, दैनिक जीवन में तकनीकी है और आयकर आकार और संख्याएं, ये 4 हमारे नए पोस्टर जोड़े गए हैं। 10 फ्रेम और घटाव बोर्ड ये हमारे 2 अलग जोड़े गए हैं। तो इस तरीके से ये 4 जो 1, 2, 3 और 4 हमारे पोस्टर हैं, 1 और 2 ये रंगीन पोस्टर अलग से दिए गए हैं। तो ये जो नए हैं इन पर भी निर्माण कार्य कराया गया और पोस्टर्स के माध्यम से हमारे समूह बना करके इनमें प्रेजेंटेशन कराने का प्रयास किया गया और जो हमारे प्रतिभागियों ने बताया वास्तव में बहुत अच्छा था। बहुत इंटरेस्ट के साथ हम सब लोग सीख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शायद आप भी इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने थोड़ा बहुत मिस किया होगा तो आप जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार रिक्वेस्ट है, अपने आप मेरे मनोबल के लिए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब या कमेंट हमें बहुत मनोबल देता है। अब यहाँ पे 10 फ्रेम नवीन अवधारणा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बच्चे को इन 10 खानों से बने हुए इस चौकोर बॉक्स के लिए, आयताकार बॉक्स के लिए बच्चों को 1 अंक का जोड़ सिखाने की कोशिश की गई है। 1 अंक का जोड़ या 1 अंक का घटाव। इसमें ऊपर की संख्या हम एक कलर की रख देते हैं, दूसरी संख्या दूसरे कलर की रख देते हैं। पूरे कलर को जब जोड़ने के लिए बच्चे से कहते हैं तो वो जान जाता है, या हम सेम कलर को रख करके बाद में काट देते हैं, या हम जैसे इस तरीके से काट दें और इस तरीके से कि अब हमने 5 काट दिए तो कितने बचेंगे, तो बच्चा बता देगा 5 बचेंगे। तो इस तरीके से 10 फ्रेम के माध्यम से 1 अंकीय जोड़ और घटाव की अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया था। और आगे हमारा समेकन किया गया। समेकन में आप देख रहे हैं जिन चीजों को बताया गया है वो पूरा आप सबके सामने समेकन है कि बच्चे को आप सबसे पहले तैयार हो जाएं और जानकारी रखें
और बच्चे को जानकारी दें और उससे बातचीत करें और बच्चे को प्रभावी तरीके से सक्रिय सहभागिता के साथ पढ़ाने की कोशिश करें। बच्चा आराम से रुचि लेने लगेगा और जानेगा कि वास्तव में करना क्या है, और जैसे ही बच्चा एक्टिव हो जाता है आपका कार्य आसान हो जाता है। अगले उसमें हमारा 10 ग्राम का एक्टिविटी, बहुत ही अच्छा एक्टिविटी जो कि आर्ट के साथ था। मैंने खुद इसे बहुत ज्यादा एंजॉय किया, शायद आप भी इसे एंजॉय करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इसमें करना क्या है। जैसा कि हमें बताया गया था हमारे सुगमकर्ता के द्वारा कि आपको एक वर्गाकार कागज लेना है और उस वर्गाकार कागज के विकर्णवत इस तरीके से एक लाइन बनानी है, जो कि यहां पर देख रहे हैं। ये लाइन हमारी यहां पर बनाई गई थी और इस लाइन को मैं रेड से ले लेता हूं। ये लाइन हमारी इस तरीके से थी कि ये हमारे एक, यानी इसका जो आपका हाफ पार्ट है, इस पार्ट को आप अच्छी तरीके से काट लेते हैं और इस पार्ट को काटने के बाद आप ये वाले पार्ट के 2 पार्ट कर देते हैं। उसके बाद इस कोने को यहां से क्रॉस कर देते हैं। फिर हम जहां से ये दोनों लाइनें मिली हैं, इसका एक लाइन इधर ले लेते हैं, ये लाइन इधर बढ़ा देते हैं, तो ये एक वर्ग बन जाता है और यहां से हम इसका एक त्रिभुज बना देते हैं। तो इस तरीके से यहां पे 1 2 3 4 5 ये वर्ग लेकर के छोटे छोटे ये जो 7 टुकड़े थे, इनको टुकड़ों को टंग्राम के नाम से दिया गया और इसे अनेकों आकृतियां बनाना सिखाया गया। जैसे कि आकृति आप नीचे देख सकते हैं, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, इन आकृतियों को बनाया गया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये सेम चीजें हैं। यहां पर देखिए, ये वाले जो दोनों चित्र हैं ये बराबर के 2 त्रिभुज हैं और हर उसमें 2 बराबर के त्रिभुज ये देखिए, और यहां पर ये बराबर वाले त्रिभुज ये देखिए, ये बराबर वाले त्रिभुज देखिए और यहां पर ये बराबर वाले त्रिभुज देखिए। तो इससे गमला बनाना, हंस बनाना, पहाड़ बनाना, सील बनाना, मछली बनाना और कुर्सी बनाना, मैंने दोस्तों इसे बहुत एंजॉय किया। अपने बच्चों को जब आप इस तरीके की चीजें दे देंगे, निश्चित तौर पर आपके बच्चे अपने आप से सीखने की कोशिश करेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो समस्या समाधान करते हुए बच्चे खुद से सीख रहे होंगे और आप एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों को देख करके आप खुद में खुश हो रहे होंगे। तो इस तरीके से अगले उसमें हम देखते हैं, जब हम अगले लेवल पर जाते हैं तो यहां पे देखिए ये टंग्राम है और इस टंग्राम से बनाया हुआ ये अंतर, यहां पर देखिए संख्या किस तरीके से लिखी गई है। यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। ये सारी की सारी आकृतियां हमारी इसी टंग्राम के, इसी चौकोर बॉक्स के टुकड़ों से बनाई गई हैं। बच्चों को दीजिए, उन्हें अलग अलग लेवल पर जब आप बांट देंगे, उन्हें बोलेंगे कि आप ये बनाइए, निश्चित तौर पर बच्चे बनाएंगे और बड़े इंटरेस्ट के साथ बनाएंगे और आपसे बताएंगे सर जी हमने बना लिया। और आप भी बहुत खुश होंगे कि वास्तव में बच्चा किस तरीके से बना पा रहा है। बच्चे के आकार के जोड़ने की क्षमता को देख करके आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी आकृतियां हम लोगों ने बनानी सीखी। उसके बाद अनुदेशनात्मक कार्य शिक्षण योजना का थोड़ा सा रिव्यू दिया गया था, जिसमें कि हम लोगों को समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से आपको अपने लेवल पर अपनी चीजों को पूरा करना है। तो यहां पर अनुदेशनात्मक कार्य योजना में साफ तौर पर दिख रहा है कि 3 दिन हमें शिक्षण करना है, जिसमें कि दक्षताएं बिल्कुल अलग अलग होंगी। 3 दिन के अलग अलग 3 अभ्यास पत्रक होंगे और 3 दिन के 3 खेल होंगे। चौथा दिवस हमारा इसमें खाली रखा गया है, जो कि हम अपनी सुविधा अनुसार इस तीनों दिनों का समेकन करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। कालांश में तीनों में दक्षताओं के साथ यहां पर कार्यपत्रक बना सकते हैं और इनमें से कोई एक खेल खेल सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों खेल इस तरीके से चला जाएगा। यहां पर साफ तौर पर लगा है कि तीनों कालांशों में रिक्त को रखा गया, जिसमें कक्षा की आवश्यकता अनुसार उसका प्रयोग कर सके। शिक्षण योजना में बदलाव करना है या दोहराव करना है, ये आप डिपेंड करेंगे बच्चों के परफॉर्मेंस पर। और खोजें और जाने के माध्यम से बच्चों से सीखी गई चीजों पर, सीखी गई दक्षताओं पर खोज करने और नई चीजों को लाने के लिए देखेंगे। और शिक्षण साप्ताहिक, वार्षिक और ट्रैकर भर करके बच्चों की जो प्रगति है उसे अंकित करते रहेंगे। और इसके बाद हम लोगों को समझाने का प्रयास किया गया कि वास्तव में अनुदेशनात्मक कार्य के लिए जरूरी चीजें क्या है। 3 दिन शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य करना है, आवश्यक पूर्व ज्ञान अंकित करना है कि बच्चा कितना जानता है और आगे कितना हमें बताना है। समय का अनुपालन करें, बच्चों की सामान्य भूलों को पहचान कर उन पर कार्य करें, जिससे कि आगे बढ़ने से पहले अवधारणा को सही से प्राप्त कर सकें। और अनुदेशात्मक कार्य में 3 दिवसों में 3 रिक्त कालांश हैं, आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को खेल अवधारणाएं खेल के माध्यम से सिखाएं। चौथे दिवस के अंत में बच्चों को खोजें और जाने के लिए गतिविधि दें, जिससे कि बच्चे अपने हिसाब से काम कर सकें। 5वें दिन में संशोधन प्रक्रिया करें। 5वें दिन चौथे दिन के दिवस का फॉलोअप करें। 6ठे दिन बच्चों के दिवस कार्य को शिक्षक रिव्यू करें और देखें कि पूरे हफ्ते जो 1 2 3 4 5 6 दिन काम किया गया है, बच्चों ने जो 3 अवधारणाएं सीखी थी वो टिक हो पा रही हैं कि नहीं। और आप इसी से अपनी सफलता का आकलन कर सकते हैं। आगे शिक्षण योजना की संरचना को बताया गया है कि किस तरीके से 4 ब्लॉक का अप्रोच हम यूज करते हुए बच्चों को शिक्षण योजना पढ़ाने की कोशिश करेंगे। कार्यपत्रक संरचना हमें कैसे करनी है, इस विषय पर बताया गया। कार्यपत्रक हमें गणित के शिक्षण में दूसरे कालांश में 40 मिनट के लिए यूज करना है। उसके बाद गणितीय संरचना के लिए
तीसरा जो आगे दिया गया है, यहां पर यह हमारा पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है और ये तीसरे कालांश में गणित खेल खिलाए जाएंगे। तो 40 मिनट का गणित का खेल होगा और इस तरीके से आपकी रणनीति पूरे सप्ताह के लिए बनाई जाएगी। और आगे हम खोजें और जानें, जब बच्चा पूरी तरीके से चीजों को सीख चुका है तो आप उसे घर पर करने वाले कार्य और अपने गांव में या परिवेश में करने वाले कार्यों के लिए फॉलो अप करेंगे। चौथे दिनों में आप निवेश बच्चों को निर्देश देंगे, पांचवें दिन फॉलो अप करेंगे और छठे दिन इस कार्य का रिव्यू करेंगे कि वास्तव में बच्चों ने कितना सीखा, हमने कितना सीखा। इस बात का रिव्यू करके आप अपने पास नोट करेंगे और अपनी जो निपुण सूची है उसके अनुसार निपुण तालिका को भरने का प्रयास करेंगे। नीचे ट्रैकर्स दिए गए हैं, उन ट्रैकर्स के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से ये आपका वार्षिक साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर है और इस ट्रैकर ये कार्यपुस्तिका ट्रैकर है जो कि बच्चों के द्वारा भरा जाएगा और जो आपका ट्रैकर है वो ये ट्रैकर है जिसमें कि आप अपनी पढ़ाई हुई चीजों को पूरा कर सकेंगे। बच्चों से कैसे खोजे जाने के निर्माण के तौर पर बच्चों को आप समूह बना सकते हैं इस तरीके से और बच्चों को भी कार्य दे सकते हैं। एक बात याद रखें, यहाँ पर संरचना को समझें, बच्चों को घर में कर लेने वाली गतिविधियां दें, फॉलो अप रिव्यू अपनी निर्देश पुस्तिका में जरूर लिखें। समूह कार्य 30 मिनट का कराया जाएगा और बच्चों से अगर कुछ करवाना है तो 30 मिनट का प्रस्तुतिकरण भी दे सकते हैं जैसा कि हम लोगों से करवाया गया था। आगे यहाँ पर जो नेक्स्ट उसमें था तो क्रियान्वयन संदर्शिका के पाठ 2 में हमें किस तरीके से चीजों को देखना है, इसी चीजों की संरचना के बारे में यहाँ पर दिया गया था समेकन के तौर पर। इसमें हमें बताया गया था कि शिक्षण योजना में बच्चों का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों से पूछने के लिए प्रश्न शामिल करें ताकि बच्चे समझ का आकलन कर सकें। बच्चों को आप सक्रिय करें, बच्चे शांत न बैठें। करपत्रक समय बच्चों को अन्य उदाहरण भी दें जिससे कि बच्चा एग्जाम्पलीफाइड होकर के समस्या समाधान की ओर जाए। बच्चा समस्या समझे और उसका समाधान करने की कोशिश करे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। खेल गतिविधि से स्थानीय खेल शामिल करें जिससे बच्चे खेल खेल में सीख सकें। खोजें और जाने की प्रक्रिया से शिक्षक बच्चों को परिवेशीय संसाधनों और अनुभवों से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर हमारा जो कंप्लीट दिन था 3 दिन का रिव्यू रहा और तीसरे दिन को हमने बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए खेल खेल में बहुत कुछ सीखा जो आगे आने वाले समय में हमारी कक्षाओं में बहुत ही लाभदायक हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है। आपको ट्रेनिंग का डे 1 का और डे 2 का वीडियो क्या चाहिए होगा, इस वीडियो को देख करके हमें बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हम ट्रेनिंग के बाकी दिनों के वीडियो भी इसी तरीके से समराइज करते हुए बनाएंगे। आपका वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।